नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। अगर बात करें सेवानिवृत्त अधिकारियों की, तो हम लगातार आपको उनकी जो सेवाएं कहाँ रही, किस प्रकार का संघर्ष रहा और उनके द्वारा जो एक समाज के प्रति अच्छी धारणा किस प्रकार रही, तो उनसे भी रूबरू करवाते हैं। आज अगर हम बात करें व्याख्याता के रूप में जिस प्रकार अध्यापन के क्षेत्र में जो अपना सराहनीय योगदान दिया है श्रीमान शंकर लाल जी साहू ने, तो इनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत आज इनसे हम खास चर्चा करेंगे कि इनके द्वारा जिस प्रकार अध्यापन के क्षेत्र में जो कार्य किया गया, तो किस प्रकार का इनके क्षेत्र में जो विकास रहा, आगे बच्चों को कहाँ तक मतलब जो इनके एक आदर्श के रूप में इनको मानते हैं, तो किस प्रकार उनका विकास किया। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम आप यहाँ पधारे, सूचना दर्पण की जो टीम यहाँ पहुँची है हमारे घर पे, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और आपको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, अगर बात करें, आपने अध्यापन के क्षेत्र में बच्चों को एक अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी बच्चे सक्षम भी हुए, तो सर कहाँ सेवाएं रही आपकी? प्रथम मेरी जो नियुक्ति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 54 LNP में सामान्य अध्यापक के पद पर रही, और जहाँ तक मेरा जो शिक्षण कार्य है उस कार्य में मेरा एक ही उद्देश्य होता था कि बच्चों को अंधविश्वास से दूर भगा करके हम उनको एक सही तरीके से कौन सत्य है और क्या गलत है उस रास्ते पे चलने के लिए उनको प्रेरित किया, और उस रास्ते पर चल करके बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अंबेडकर मिशन से भी जुड़े और अच्छे पदों पर भी पहुँचे हैं। सर, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग 1987 के समय में हुई थी। उस समय की परिस्थितियों में और वर्तमान में काफ़ी अंतर है, शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, तो उस टाइम की जैसे परिस्थितियां क्या थी और कैसे संघर्ष रहा आप? उस समय की जो परिस्थिति थी वो अलग थी। उस समय हमारे स्कूल का जो प्रधानाध्यापक था वो एक ब्राह्मण था और वो हमसे भी छुआछूत करता था। जब हम उनकी चारपाई पे बैठते थे तो वो अपनी दरी वहाँ से उठा करके और फिर हमें कहता था कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। तो उस समय हम कॉलेज से निकल के और हमारी जो प्रथम नियुक्ति हुई थी तो ऐसा माहौल में हमने देखा नहीं था। तो उसका हमारे जो साथी थे उनसे भी चर्चा हुई, और जब हमारी सर्विस 7 दिनों की ओनली सर्विस थी तो हमें उनकी जो जातिवादी जो व्यवस्था थी, जो हमसे छुआछूत करते थे, उसकी सूचना देने के लिए हम कलेक्टर तक भी पहुंच गए। वो तो शुक्र था कि उसका भाग्य अच्छा था, कलेक्टर साहब हमें नहीं मिले, ADM में नहीं मिले, इसलिए उनकी जो सूचना थी वो वहाँ पे हम नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद में जब उनको पता लगा कि ये टीचर तो अपने 7 दिनों की जो नौकरी है उसको तेली पर रख कर भी छुआछूत के खिलाफ जा रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने वो छुआछूत करना हमसे बंद कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें संघर्ष की, तो संघर्ष आपका पहले दिन से शुरू हो गया वहाँ? हाँ जी, संघर्ष हमारा पहले दिन से ही शुरू हो गया। उसके बाद में हमारे स्कूल के अंदर जो एक कैंप लगता था बच्चों का, उसमें ऐसे सामाजिक लेवल पे जो सभी बच्चे एक साथ भोजन करते थे, तो उसमें क्या कि जो 54 LNP का गांव था वो बिश्नोइयों का गांव था, तो एक साथ जो भोजन करते थे बच्चे, तो जो HM था उसके पास में कई गार्जियंस आए। वो कहने लगे कि ये बच्चे हमारे बच्चे और बेग वालों के और चमारों के बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, ये गलत है। तो हेडमास्टर ने कहा कि आप ये बात टीचरों को मत कह देना, अगर आपने ये टीचरों को कह दिया तो सीधे ये सूचना कलेक्टर के पास जाएगी। तो वो तुरंत स्कूल से बाहर निकल गए। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता थी वो, मतलब काफ़ी चरम सीमा पर। हाँ, रूढ़िवादिता बिल्कुल चरम सीमा पे थी। और छुआछूत की बात करें तो उस समय में और आज के समय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। उसका जो एरिया थोड़ा बदल गया है, बाकी जो छुआछूत का जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है। आज जो बड़े बड़े गांव हैं
जहाँ पे मान लो बहुत सारी महिलाएं हैं, वो घरों के अंदर छुआछूत करती हैं। उनके पुरुष हैं वो तो छुआछूत नहीं करते हैं, लेकिन जो घरों में अगर हम हमारे जो लोग जाते हैं उनके साथ में अभी भी छुआछूत का बर्ताव गंगानगर, हनुमानगढ़, मतलब टोटल राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों ज़िलों में लोग ये मान करके चल रहे हैं कि छुआछूत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी भी छुआछूत है। अगर उनके घर में अगर नया कोई जानवर जब ब्याता है तो वो 7 या 15 दिन तक हमारे लोगों को दूध या छाछ नहीं डालते हैं। और इस तरह की भावना अभी भी उनके घरों में फैली हुई है। तो अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि विकट परिस्थितियों में आपने जैसे जॉइनिंग होने के बाद भी इन परिस्थितियों को सामना करना, शिक्षा कैसे आपकी प्रारंभ हुई, किस प्रकार, मतलब उस टाइम का कैसे आपने शिक्षा मैंने गांव बींजवाला के अंदर ही पहली से लेकर के और 10वीं तक का स्कूल था, उसमें यहाँ पे मैंने शिक्षा ग्रहण की। और उसमें हमारे जो पिताजी का एक स्वभाव था, वो एक स्वभाव ऐसा था कि अपने पैरों पर खड़े होना, और हमें ज़्यादा कहीं पे लोगों के घरों में भी नहीं जाने दिया। स्कूल जाते और स्कूल के बाद में घर में, और जैसे ही दिन छिपने के बाद में बाहर जो गेट था और अंदर से कुंटा लग जाता था, अब जो बाहर रह गया वो बाहर, अंदर वाला अंदर, इसलिए घर से बाहर दिन छिपने के बाद में कोई जाता ही नहीं था। तो इसलिए ज़्यादा हम उस समय छुआछूत यहाँ पे हम प्रताड़ित नहीं हुए। जी, यानी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपके ऊपर मॉनिटरिंग थी आपके पिताजी की, काफ़ी मन लो थी। तो सर अगर बात करें, जैसे आपने अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी जैसे लोगों को, बच्चों को शिक्षित भी किया, आज वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, ऐसा कोई उदाहरण कि आपके द्वारा शिक्षित किया हुआ बच्चा, चाहे आपकी डांट फटकार से, चाहे आपके मोटिवेशन से, जो आज अपने पैरों पे खड़ा? सर मेरे पास में लिस्ट तो नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार जब सामने आते हैं तो जब हम पूछते हैं कि तू क्या काम करता है भाई, आजकल कहाँ है, तो वो कहता है सर मैं बैंक में लगा हूँ। कोई कहता है कि मैं सर इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर हूँ। और एक बच्चा एक बार अनूपगढ़ में प्रोग्राम था तो हमारे पास भी पड़ा था, वो सीआईडी के अंदर ऑफिसर था, तो आकर के हमारे पास ही बैठ गया। जब मैंने पूछा अरे भाई राजेंद्र कैसे हो, कहाँ हो, क्या सर मैं तो आजकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे सीआईडी में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास के बाद में उच्च शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो उनका टाइम काफ़ी निकल जाता है और हमारे से वो अटैचमेंट नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जब वो मिलते हैं तब पता चलता है कि वो बच्चे बहुत बड़ी पोस्टों पर पहुँचे हुए हैं। कितनी खुशी होती है जब वो मिलते हैं? जब वो मिलते हैं तो उसमें खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हम ये सोचते हैं कि हमें ईश्वर के, जैसे लोग ईश्वर के दर्शन के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पे जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आज जो ईश्वर है हमें मिल गया है, ऐसी इतनी हमें खुशी होती है। सर अगर बात करें, जैसे मुख्य रूप से आपने बताया कि काफ़ी बच्चे आज सक्षम हैं, आपने संघर्ष भी किया, तो हमेशा जिस प्रकार अपने मिनिमम देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद जैसे जो अध्यापकगण हैं कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ झुकाव रहता है या व्यवसाय को चुनते हैं, आपने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया? अभी मेरे साथी भी पूछते हैं रिटायरमेंट के बाद में, गुरुजी आपका जीवन कैसा है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जीवन की जो असली जो शुरुआत है वो तो रिटायरमेंट के बाद में ही होती है, क्योंकि अब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चाहे हम किसी पार्टी में जाएं, किसी संगठन में जाएं, कहीं भी जाएं, कब कितने बजे उठना है कोई टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, बिल्कुल आज़ाद हो गए हम बिल्कुल। तो मेरा जो जीवन है मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में बहुत ही एक अच्छा जीवन है। और अभी मैं संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जो कि गरीब लोगों की सेवाएं करते हैं, या बाबा साहब के मिशन पे चलते हैं, या जो गौतम बुद्ध हैं उनके विचारों पे जो लोग चलते हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं और उन लोगों को आर्थिक सहायता भी दे रहा हूं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो सर अभी जैसे अपने बात करें रक्षाबंधन पे, भाई बहन का यह जो त्यौहार है, इस पे क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? यहाँ रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो वैसे तो जब उसका अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास में तो कोई एक राजा था, वो अपने शत्रु से बचने के लिए किसी के घर में घुसा और वहाँ पे उसने एक धागा बांध दिया और वो उसकी बहन बन गई, ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन आज ये जो त्यौहार है वो लगभग भाई बहन से संबंधित ही हो गया है। और आजकल तो
भाई बहन से हटकर भी भाभी के भी राखी बांधी जाती है, उसका बच्चा उसके भी राखी बांधी जाती है। तो इसका संबंध ये है कि हम वो धागा बांध करके रक्षाबंधन का और हम उनको अपना समझते हैं या हम उनकी रक्षा के लिए एक वचन देते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी जैसे संघर्षपूर्ण जीवन रहा, आपने बताया काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, अलग अलग विद्यालयों में आपने अपनी सेवाएं दी। आपका परिवार का क्या सहयोग रहा, परिवार के बारे में क्या कहना चाहोगे? परिवार के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 88 के अंदर मेरी शादी हुई और वो शादी भी गंगानगर ज़िले के अंदर जो प्रथम शादी थी जो कि बौद्ध रीति से हुई। और उसके बाद में तो बहुत सारी जो शादियाँ हम इसी बौद्ध रीति से करते आ रहे हैं। तो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल हमने छोड़ दी है। अब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो भी हम ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, कोई शादी होती है तो भी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, अगर कोई घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो भी हम गंगा जी भी नहीं जाते हैं। तो ये सारे जितने भी अंधविश्वास थे उनसे हमने छुटकारा पा लिया है। हम अब बिल्कुल आज़ाद हैं, इस जाल से अब निकल चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो विचार है वो पूर्णतः मतलब महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो सर, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आपके शुभचिंतकों को, जिन्होंने आपके सेवानिवृत्ति पे भी हार्दिक शुभकामनाएं दी और आपसे जुड़े रहे, आपसे प्रेम पाया? जो भी आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे तक बढ़े। और मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ ऐसे सामाजिक लेवल पे जो कार्य होते हैं वो भी चैनल को करने चाहिए, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग जब प्रताड़ित होता है तो उसकी सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। तो मैं ऐसा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जो सूचनाएं हैं जहां दलित वर्ग या गरीब तबका जहां भी प्रताड़ित होता है उसकी सूचना आप अपने चैनल के माध्यम से दें, ऐसा मैं मानता हूं। और आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।